चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हमको अपना टॉपिक कवर करना है बेसिकली हीट ऑफ कंबशन का। आई होप यू जस्ट रिमेम्बर व्हाट कंबशन रिएक्शंस आर। मैं अपनी पीडीएफ निकाल लेता हूं जिसमें हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर आपने मुझसे एरोमेटिसिटी वगैरह सीखी थी और हमने क्या क्या किया था। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक और बॉन्ड लेंथ का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर किया था, यानी कि कल ही किया था। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पोर्शन कवर करने वाले हैं और कहाँ पे वो आता है बेसिकली। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आता है एप्लीकेशन है बेसिकली ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हमने क्या क्या किया था देखना जरा ध्यान से। मैंने पहले आपको रेजोनेंस कराया, फिर मैंने रेजोनेंस के अंदर आपको स्टेबिलिटी के क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने आपको काफी सारी बातें बताने के बाद रेजोनेंस की जो एप्लीकेशन पोर्शन थी वो करवाई। इसी तरीके से रेजोनेंस से पहले मैं आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन करवा चुका था। ठीक है, रेजोनेंस से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन करवा चुका था और स्टेबिलिटी के क्वेश्चन थे। तो बेसिकली उसकी एप्लीकेशन पोर्शन देखना बाकी था। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता दूं क्या थी हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई डी लोकलाइजेशन, सिग्मा पाई डी लोकलाइजेशन आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते थे। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते थे, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते थे, बेकरनाथन इफेक्ट कहते थे। क्या आपको याद है ये सब? अगर आपको याद नहीं है ये सब तो आप अपनी किताब के पन्ने पलट करके देख सकते हो कि कैसे कराई थी मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे काम करती है? एल्कीन्स के अंदर स्टेबिलिटी देखने के काम आती है, कार्बोकटायन के अंदर काम आती है, कार्बन फ्री रेडिकल के काम आती है, कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर स्टेबिलिटी चेक करने के काम आती है, कार्ब अनायन में काम वो नहीं करती है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था जब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन करी थी। तो क्या आप सभी को ये बात याद है? कोई बोलो यार। तो आज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन पोर्शन को देखने वाले हैं, दैट इज हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एल्कीन्स के अंदर कुछ रिवीजन करवाना है क्या इसका हल्का सा हाइपर कॉन्जुगेशन का, या आप सभी को याद है? बताओ, सुनीता, शौर्य, शिवम, प्रिशिता, बताओ भाई। हाइपर कॉन्जुगेशन का कुछ पढ़ाना है या आप सभी को याद है अच्छे से? तरनप्रीत बता बेटा। सर सर हाँ बच्चे, सर एक बार क्विक रिवीजन दे दो। एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं। चलो देखो ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली आप अब रेजोनेंस क्योंकि पढ़ चुके हो तो आप अच्छे से ये कॉन्जुगेशन वाली टर्म को रिलेट कर सकते हो। कॉन्जुगेशन का मतलब अब आप लोगों को अच्छे से पता लग चुका है क्योंकि आप रेजोनेंस कर चुके हो। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हम लोग क्या कराते थे? सिग्मा पाई डी लोकलाइजेशन। जैसे एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मान लीजिए ये एल्कीन है कुछ इस तरीके से। अब मेरे को ये देखना होता था कि यहाँ पे मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन कराना कैसे है बेसिकली, सही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन में आपको ये पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा, और कौन सा सिग्मा बॉन्ड होता था? वो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड होता था। कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड बनाता था और पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाता था, और इस टाइप की कंजुगेशन को हम लोग क्या कहते थे? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आप सभी को ये बातें याद हैं? पहले ये बताओ, कोई बोलो यस यार। सर। राइट, फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और भी दो बन सकते हैं, यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एंड द मोर डीलोकलाइजेशन यू गेट, द मोर स्टेबल योर स्ट्रक्चर विल बिकम। ये बात तो हमने रेजोनेंस में भी पढ़ी है कि जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उतना ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब आप देखो, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में एक ही फर्क है, चलते यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड चल रहा है बेसिकली।
बस यही फर्क है रेजोनेंस के अंदर और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहां पे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा चलता था, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो इजी डीलोकलाइजेशन ज्यादा रेजोनेंस में थी, और सिग्मा बॉन्ड क्योंकि पाई बॉन्ड में जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल है उससे, तो इसीलिए रेजोनेंस इफेक्ट जो था वो बेसिकली ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारी बात आप लोग पढ़ चुके हो। एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने चेक करी थी फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करी थी। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ऐसा हमने पढ़ा था। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते थे उतनी ज्यादा बेसिकली मेरी एल्कीन की जो आ जाती थी वो स्टेबिलिटी आ जाती थी। इस पे क्वेश्चन करवा के बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो यार ऐसा है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा घर पे, है ना। बिना रिवीजन किए बिना पढ़े तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तार कनेक्ट नहीं होंगे। देखो ऐसा हो जाएगा कि अभी जितनी भी आपने चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी अलग 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 हैं, वो बिल्कुल बिखरी हुई हैं, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह, ठीक है। बट आपको उनको समेटना पड़ेगा, और बिल्कुल समेटोगे किस तरीके से, रोज उसको एक बार दोहरा के, ठीक है, उसको समेटोगे, और फिर मैं आपके साथ एक नई गेम स्टार्ट करूंगा जिसको कहते हैं हम लोग रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म की नई गेम, जिसमें सारा का सारा कंटेंट जितना भी अब तक पढ़ाया है वो एक साथ मिक्स होके लगेगा। तो दिस विल बिकम मोर टायरिंग फॉर योर ब्रेन, तो आप रेडी रहिए उसके लिए, है ना, रिवाइज करते रहिए। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको कहता हूं हम एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते थे यहाँ से, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किस तरीके से चेक करेंगे, एक बार ये देख लो कि मेरे पास ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, राइट। और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक ही अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड मोर स्टेबल योर एल्कीन विल बिकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यार, ये बताओ पहले, बोलो सभी लोग। Yes, याद आ sir. रहा है, भव्य याद आ रहा है, तोशान याद आ रहा है, बोल भाई। यस सर। ठीक है, अनमोल को भी याद आ रहा है, बोलो भाई। ठीक है, चलो देखना, बाकी जिनको नहीं याद आ रहा है एक बार कॉपी खोल के देखना, और जो लोग नए हैं उनको तो काफी कुछ अभी पढ़ना है, तो तुमको प्लेलिस्ट का लिंक पता है, उसमें से खत्म करते चलो, ठीक है। चलो देखो भाई, कनन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो चुका है तुम्हारा ना। यस सर, इसका वीडियो देख लिया था। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, चलो मैं आपको नए टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो इसका एप्लीकेशन है ये वाला जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, तो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा इससे रिलेट करना ही पड़ेगा, इसलिए एक हल्का सा रिवीजन दिया थी। हालांकि और भी बातें डिस्कस करने को, बट फिर वही है कि ये कितना स्ट्रेच हो जाएगा, फिर ये नए वाला टॉपिक खत्म करते हैं, फिर एक बार क्विक रिवीजन इंडक्टिव रेजोनेंस और उसकी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से पहले, तो आज की क्लास का जो नया टॉपिक है उसको लिख लेते हैं हम, बेसिकली हीट ऑफ कंबशन। आप मुझे बस ये बता दो कि कंबशन से आप क्या समझते हो, मतलब आपने कंबशन रिएक्शन क्या पढ़ी है, बेसिकली क्या है कंबशन रिएक्शन, आप लोगों के लिए बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, और ऑब्वियसली उसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बट अभी उसको मैं हटा रहा हूँ। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड, उसको बर्न करते हैं जब हम अंडर प्रेशर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंडर प्रेशर बर्न करते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि क्या बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, H2O और CO2। क्या आप सभी को ये बात याद है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, ये लो CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। देन हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यार कार्बन कितने हैं, कार्बन तो यार एक ही है, ठीक है। इसके बाद हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, आप एक काम करो यहाँ पे 2 लगा दो। सर अब ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए, 4 ऑक्सीजन है और सर वहां पे 2 ही है, तो आगे 2 लगा दो। क्या ये बैलेंस हो चुकी है, पहले ये बताइए। यस यस सर। अब Yes, ये sir. रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है, ये आप 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो,
और मैंने आपको 11th में भी पढ़ाई है, चैप्टर 1 में भी पढ़ी होगी आपने कहीं ना कहीं। और आपको अब तक ये पता ही होगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, नेगेटिव होती है किलो जूल पर मोल के अंदर। मींस ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जिसमें से हीट रिलीज होती है। सही है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि बेसिकली अच्छा चलो इसकी जनरल रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। जनरल मतलब मैं यहाँ पे कितने भी कार्बन हाइड्रोजन अगर लूं, कोई भी कंपाउंड लूं कार्बन हाइड्रोजन का, इन दैट केस आप क्या करोगे? CxHy प्लस x प्लस y/4, ये खाली y के नीचे 4 है, O2 gives x CO2 प्लस y/2 H2। मतलब ये बेसिकली आपकी स्टोइकियोमेट्री मैंने लाइन कर ली। आप देख लेना कार्बन जितने लोगे x की वैल्यू वही जाएगी, यहाँ पे भी वही जाएगी। सही है। और जितना y लोगे आप, यानी कि जितने हाइड्रोजन लोगे वही वैल्यू वहां पे भी जाएगी, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ये रिएक्शन याद होती है तो आपको बैलेंसिंग ऑन द स्पॉट करने की जरूरत नहीं है, आपकी बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाएगी। मतलब आपको बैलेंसिंग में अगर दिमाग नहीं लगाना है, वैसे थोड़ा सा ही दिमाग लगेगा बैलेंसिंग में, ऐसा कुछ है नहीं, पर जनरल रिएक्शन इसलिए होती है कि आपको बैलेंसिंग में दिमाग ज्यादा लगाना ना पड़े। सही है। तो बेसिकली कंबशन रिएक्शन क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला देना है और वहां पे CO2 और H2O बनानी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम ये देखेंगे कि कंबशन रिएक्शन का लेना देना हमारे टॉपिक के साथ कैसे पड़ा, राइट। तो उसके लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है कि जो कंबशन है, कंबशन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या लगा के देख रहे होंगे। सबसे पहली बात तो एल्केन में लगा रहे होंगे, दूसरा हम एल्कीन में लगा रहे होंगे, तीसरा हम एल्काइन में भी लगा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगा रहे होंगे साइक्लो एल्केन में, उसके बाद हम लगा रहे होंगे साइक्लो एल्कीन में। तो हम यहाँ पे लगा 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 रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ सारी जगह पे लगा रहे होंगे। कौन सी रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एल्केन से, एल्केन के अंदर ही, ठीक है ना। देखो सबसे पहला फैक्टर आप लोगों को ये याद रखना है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इसको 1 पॉइंट बना लो। पॉइंट नंबर 1 इसको इस तरीके से ले लो कि हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन को HOC लिख लेंगे, ठीक है ना। हीट ऑफ कंबशन, हमें ये देखना है कि हीट ऑफ कंबशन बेसिकली ज्यादा किधर है। सही है। तो आप ऐसे लगा लो, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन बना देता हूं, मान लो मेरे पास एक ये क्वेश्चन है और मेरे को कंपैरिजन ही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is directly proportional to heat of combustion। सही है। तो इस पॉइंट को याद रखना। आपको टॉपिक समझ में आ रहा है? ये एल्केन दिया हुआ है, ये 3 कार्बन का एल्केन है, ये 4 कार्बन का एल्केन है और फिर ये 5 कार्बन का एल्केन है। आप बताओ सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किधर होगी? जहां पे कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, 5 ज्यादा वहां है। पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा जलेगा और ज्यादा बनेगा, राइट। सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिल्कुल ये सिंपल है, ठीक है। ज्यादा CO2 और H2O कब बनेगा? जब ज्यादा कार्बन होंगे। दिस इज वेरी सिंपल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार। यस सर। ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मोर कार्बन, मोर CO2 प्लस H2O, अगर ये ज्यादा होगा तो रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो एनर्जी निकलेगी वो भी ज्यादा निकलेगी। और अगर रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन भी क्या हो जाएगी बेटा जी? ज्यादा हो जाएगी। तो हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपका पहला टॉपिक था। इसके छोटे छोटे से एक दो एग्जांपल और बना के करवा दूं तो मैंने कल की क्लास का आपको शायद नोट्स नहीं भेजे थे, अभी भेज दूंगा, ठीक है ना।
इस क्लास के बाद। देखो ध्यान से, आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक, ये हो गया मेरे पास ये। तो आप बताओ, मेरे पास स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, ज्यादा हीट ऑफ कंबशन कहाँ पे होगी? स्ट्रक्चर 1 में कितने कार्बन दिख रहे हैं आप लोगों को? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। तो मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड H2O, मोर विल बी द हीट ऑफ कंबशन। तो हमारा हो गया टॉपिक, ठीक है। इसके बाद एक छोटू सा एग्जांपल और बना लो। अजीब सा दिखने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तक नहीं बनाते हैं अतरंगी सा, तब तक हमको मजा नहीं आता है, तब तक फील नहीं आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। बताओ ज्यादा हीट ऑफ कंबशन किधर होगी? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कार्बन, ज्यादा कार्बन। क्या आपको इस बात समझ में आ रही है? बोलो यार। यस सर। ठीक है। तो अगर मैं एल्कीन्स की स्टार्टिंग करूं, एल्कीन्स की, और एल्कीन में आपको पहला टॉपिक पकड़ा जाए कि यार ज्यादा कार्बन होगा अगर कहीं पे मौजूद, तो फिर ज्यादा, है ना, कंबशन होगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल ऐसे लगेगा, और टॉपिक बिल्कुल वही चल रहा है कि जितने ज्यादा कार्बन है उतनी ज्यादा कंबशन है, चाहे एल्कीन हो चाहे कुछ हो। ये बात क्लियर होगी। पहला टॉपिक मतलब पहली प्रायोरिटी है कि पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम ही चेक करने हैं। क्या चेक करते वक्त? कंबशन, हीट ऑफ कंबशन चेक करते वक्त, राइट, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, राइट, आगे देखो। इसके बाद सेकंड टॉपिक कहता है मेरे को कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स becomes सेम, अगर वो क्या हो जाए बराबर, तो आपको इसके बाद चेक करनी होती है ब्रांचिंग, ठीक है। और ये थोड़ा सा पॉइंट आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, अगर ब्रांचिंग क्या होगी बेटे जी? ज्यादा, तो साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट साइज हो जाएगा। जब साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है तो हम यूं कह सकते हैं कि सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। और जब सरफेस एरिया डाउन जाता है ना, मतलब कम होता है, तो चीजें पास आती हैं, और पास आने से ना अट्रैक्शन ज्यादा होती है, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीजेस। मतलब इस केस में अगर पास आएंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ऐसे समझ लो यार, याद ही कर लो ये वाली बात, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीजेस, और यहां पे मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, सही है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैंने ब्रांचिंग बढ़ा दी, तो आप ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और एक बात सीधा याद रख लो कि हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट। ये बात बस आप याद रख लो, ठीक है। ये बात मैं समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और टाइम कंज्यूम होगा, बट देखो कंबशन के क्वेश्चन हमारे आने हैं कम, सही है, बहुत ही कम आने हैं। तो ये बात मैं आपको सर याद करवा रहा हूँ कि हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्टेबिलिटी। बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर पीछे वाली स्लाइड पर जो सेकंड एग्जांपल था वो बताना दोबारा। पीछे वाली स्लाइड अब याद आ रही है? पीछे क्यों नहीं याद आई तेरे को? मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर विल बी द हीट ऑफ कंबशन, खत्म। इसमें क्या था? सर इसे थर्ड वाले पे बताया तो एक बार। थर्ड वाले का ये बेटा, मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेटा आप गिन लो ना सर कार्बन। ऊपर वाला। बेटा वो सेम है बेटा सारे, क्या हो गया आपको? कार्बन काउंट तो कर लो आप एक बारी। यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। और यहाँ खुद गिनती रहे, ठीक है बेटा। सर एक बार लास्ट वाला रिपीट करना। ये लास्ट एग्जाम्पल 3 है, फिर अभी जो कर रहे थे वो सर 3। एग्जाम्पल 3 बेटा सेम है। देख यार यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है।
यहाँ पे कितने कार्बन है? 9 कार्बन है। सही है। यस सर। ठीक है, कार्बन काउंट कर लो, बस कुछ नहीं था। ठीक है, अब सुन लो ये वाला पॉइंट, ध्यान से सुन लो यार, ये काफी बार नीट में आ चुका है, मेंस में आ चुका है। ठीक है, और टॉपिक बहुत ही आसान है। बस एक बात याद रखनी है कि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों की जो इंथैल्पी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो डेल्टा एच वाली वैल्यू है, ये जब आप थर्मोडायनेमिक्स कर लोगे तो थोड़ा बहुत और इसके बारे में जान लोगे। बेसिकली ये क्या होता है? चेंज, ये चेंज होता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना आपका कंपाउंड, उतना ज्यादा उसकी एनर्जी कम होती है, और उसकी एनर्जी कम होने से ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ये चेंज कम हो जाता है। अगर ये चेंज कम हो गया तो आपका जो कंबशन है वो भी एक तरीके से हीट ऑफ कंबशन भी जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। दैट्स वाई हम ऐसे कहते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है उतनी ही कम हीट ऑफ कंबशन है। बस आप इस बात पे फोकस करो कि आपको ये पहचानना है कि स्टेबिलिटी कब ज्यादा है और कब कम है, बट पहले आपको कार्बन वाला पॉइंट देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आती है ब्रांचिंग। अगर आपको ब्रांचिंग वाला फैक्टर दिख रहा है तो फिर आप इस तरीके से लगाओगे कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है उतनी कम हीट ऑफ कंबशन है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैं लिख देता हूं दोबारा। ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, मेरा ओनली मोटिव है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन के टाइप देख लो। सही है, तो मैं फटाफट से भाग रहा हूं आगे और आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किसी को ना समझ में मुझे वहीं रोक दिया करो। ठीक है, बजाय इसके कि आप हिचकिचा के बाद में पूछो, आप पहले सर? पूछ लो। हाँ बता बेटा, क्या कह रहा है? सर वो मैं कह रहा था कि जो आपने बताया ना अभी हम्म, कि ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये स्टेबिलिटी। अभी मैं करवाऊंगा, अभी यस इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। और बताओ। यस सर। ठीक सर है, ये पूछना। हाँ अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, फिर सीखेंगे कि मैं कह क्या रहा था। राइट, आपको बस ये बातें याद रखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो शौर्य मुझे एक बात बताओ, आप बताओ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 ज्यादा हीट ऑफ कंबशन कहाँ पे होगा, कैसे पहचानोगे? नंबर ऑफ कार्बन से एक ही बात सिखाई है, नंबर ऑफ कार्बन यस सर काउंट यस करते सर। हैं 1 2 3 4, पहले में 4 कार्बन है, सर सेकंड में भी 4 ही कार्बन है। ठीक है, अच्छा ब्रांचिंग क्या चीज होती है? ब्रांचिंग होती है जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यस कि यहाँ पे जो है वो सेकंड वाले के अंदर ये कार्बन की जो चेन थी इसके ऊपर एक और कार्बन आपने डाल दिया, तो ये बेसिकली ब्रांचिंग हो चुकी है। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे नो ब्रांचिंग का केस है, और यहाँ पे कितनी ब्रांचिंग हो रही है? 1 ब्रांचिंग हो रही है। मतलब एक कार्बन को चढ़ा दिया, तो मैं देसी भाषा में इसको 1 ब्रांचिंग कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, एक बार ब्रांचिंग कर दिया आप लोगों ने, तो ब्रांचिंग करने से मैंने आपको पीछे क्या सिखाई थी बात, कि क्या इंक्रीज हुई है? स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से हीट ऑफ कंबशन डिक्रीज होती है। ये भी बात मैंने आपको अभी एज एन इंफॉर्मेशन ही दी है। ठीक है, तो कौन किसकी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी? पहले वाले की। सो आप फर्स्ट। स्टिक टू द टॉपिक। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन दिमाग में क्लियर रखना कि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन कर रहे हैं। ठीक है, और हीट ऑफ कंबशन क्या चीज है? जो वो निकल रही है, जो CO2 H2O बनने पर जो निकल रही है, अगर वो निकलने वाली एनर्जी कम है तो हीट ऑफ कंबशन आप लोगों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। राइट, ये टॉपिक आप कर रहे हैं और वही चीज को कंपेयर कर रहे हैं इनके अंदर, जिसमें पहला टॉपिक हमने किया जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, दूसरे पे अगर कार्बन सेम हो गए तो ब्रांचिंग चेक करेंगे। इसी का दूसरा पार्ट अब आप देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ पे ये कार्बन ले ली मैंने, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे करने, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपके स्ट्रक्चर 1 में 5 कार्बन आपको नजर आ गए, दूसरे स्ट्रक्चर में भी 5 कार्बन नजर आ गए, और लास्ट वाले में 5 यस कार्बन नजर आ गए। सर ठीक 5 है, बार। फिर आपको ये नजर आ गया कि लॉन्गेस्ट चेन ये थी एक तरीके से, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली थी, और यहाँ पे तो यस लॉन्गेस्ट का कोई चक्कर ही नहीं है फर्स्ट वाली में। तो आप देखो ब्रांचिंग ज्यादा कहाँ पे हो रही है? मोर ब्रांचिंग सेकंड। यहाँ पे हो रही है। सर यस सर। देखो ना, यस आप सर। ये देखो कि मैंने Yes, यहाँ sir. पे 2 कार्बन उठा के एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, ये बात क्लियर हो रही है ना? तो ज्यादा ब्रांचिंग है। यहाँ पे 1 ब्रांचिंग है तो वहां पे दूसरी साइड पे 2 ब्रांचिंग है, 2 कार्बन उठा के पटक दिए, चाहे सेम कार्बन पे पटके हैं बट पटके तो हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके लिए 1 ब्रांचिंग 2 ब्रांचिंग, जस्ट आपको बस ये बताने के लिए कि डिफरेंस क्या था आपको एज सच। ठीक है, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स के अंदर लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
कहीं बाद में भूल जाओ, ठीक है ना, उसके लिए याद रह जाएगा। फिर देखो ये टॉपिक भूल जाते हैं, तुम सारे पहली बार कर रहे हो तो पूरी उम्मीद है कि कुछ दिन बाद भूल जाओगे, बट अगर बार बार रिवाइज करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप परमानेंट आपके दिमाग में फिक्स होगी ये चीजें, ठीक है ना। अब आप ये देखो ध्यान से, मेरे को अब ना दूर से ही दिख रहे हैं कि सारे कार्बन बराबर है, क्योंकि रिंग तो सबके अंदर सेम है, बाकी रिंग को छोड़ के एक कार्बन, दो कार्बन, सर तीन कार्बन। सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देखो ना आप ये देखो कि सेकंड वाला क्या सबसे ज्यादा होगा बेटा, हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, हीट ऑफ कंबशन सेकंड वाले में सबसे ज्यादा होगी। क्यों? यस सर। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, ये लंबी चेन और ये ब्रांचिंग, ये देख रहे हो। इसके बाद यहाँ पे दो कार्बन पे लगी हुई है, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2 और ये स्ट्रक्चर 3 की बात करो Yes, तो 3 में sir. तो 3 ब्रांचिंग हो रही है, एक तरीके से 3 कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, और एक ब्रांचिंग Yes. जहाँ पे है उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सेकंड वाले की कंबशन सबसे ज्यादा होगी, फिर आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा दो ब्रांचिंग के साथ, और फिर आपका थर्ड वाला आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो यार। यस सर। पक्का सबको समझ में आ गई? यस सर। 2 ब्रांचिंग, 1 ब्रांचिंग, सर थर्ड वाला नहीं आया। 3 ब्रांचिंग। बेटा देख सब में तेरे को ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम दिख रहे हैं, पहले ये बता सबको। सर स्टेबिलिटी में Yes, इसका sir. उल्टा ऑर्डर होगा ना? हाँ उल्टा ऑर्डर होगा बेटा, ठीक है। अभी फिलहाल टॉपिक हीट ऑफ कंबशन है तो हम डायरेक्ट उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। हाँ भाई, किसने पूछा था? अनमोल ने। मैंने पूछा था सर। अच्छा अभिषेक बेटा एक बात बता, नंबर ऑफ कार्बन सेम दिख गए पहले तो ये बता दे। यस सर। फिर सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर देख बेटा, केवल एक ही कार्बन पे, जितने भी कार्बन है वो रिंग के एक ही कार्बन पे, ठीक है, और Yes, sir. बचे हुए कार्बन एक कार्बन पे, और फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देख बचे हुए कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन पे, ऐसे ही तीसरे स्ट्रक्चर में देख बचे हुए कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन पे। तो हम कहते हैं कि 3 डिफरेंट कार्बन पे तो 3 जगह ब्रांचिंग हो रही है, और 2 जगह है तो 2 जगह, और एक है तो एक। तो ज्यादा ब्रांचिंग ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम हीट ऑफ Heat. कंबशन। गॉट इट? बोलो ठीक है यार। सर, आ गया। यस सर, आ गया सर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ठीक है। अब ये कहानी जो है वो थोड़ी सी आपको बिल्कुल याद ही रखनी है बेसिकली, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आपके पास इसके अंदर एक टॉपिक आता है, ये मिसलेनियस टॉपिक है बेसिकली, इसके अंदर आपको ट्रिक्स याद रखने हैं। ये है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपके पास 2 केस बनते हैं। एक बनता है पर मोल के लिए, जब आपसे पर मोल, ये क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा पर मोल, ठीक है। एक बनता है आप लोगों का पर CH2 ग्रुप के लिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को ये टॉपिक करवा दूंगा, याद ही करवा दूंगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मेरे पास अगर आ जाए पर मोल वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स आपको दिए होंगे और आपसे उनके अंदर हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करवा रहा होगा, और आपको बोलेगा कि ये कंपाउंड्स पर मोल, इनका हीट ऑफ कंबशन जो है वो आपको कंपेयर करना है। तो बेसिकली इसका अगर मैं एग्जांपल लूं पर मोल का, तो साइक्लिक कंपाउंड सबसे छोटा लेते हैं, फिर उससे बड़ा लेते हैं, फिर उससे बड़ा लेते हैं, फिर उससे बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली मैं कार्बन जो है वो बढ़ाता जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। तो जो रूल आपने पहले किया है कि जितने नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा, वही रूल को लेकर के आपको पर मोल के अंदर भी चलना है। तो हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये आपके लिए सिंपल होना चाहिए क्योंकि आप अभी अभी देख के आए हो। बस एक्स्ट्रा बात क्या याद रखनी है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर क्वेश्चन में आ गया पर मोल, तो आपको वही सब करना है जो आप पहले से करते आए हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। पर Yes. अब आपसे हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप, यानी कि जैसे आपने अगर ये रिंग बनाई तो इसमें CH2 ग्रुप कितने हैं? इसमें 3 CH2 ग्रुप हैं। तो पर CH2 ग्रुप जो है वो पूछना चाह रहा है उसकी हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप, ठीक है। अब ये कैसे है, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब छोड़ो, आप लोग डायरेक्ट ये बात याद रख लो कि हीट ऑफ कंबशन जो है पर CH2 ग्रुप के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी। स्ट्रेन आपको बताया मैंने, जितना बॉन्ड एंगल कम होता है, जितना बॉन्ड पास होता है,
जितनी रिंग छोटी होती है उतना ज्यादा स्ट्रेन होता है उसके अंदर। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स बना दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी रिंग के अंदर ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा? जिसमें सबसे कम कार्बन है उसमें स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। भाई बोलो यार, स्ट्रेन सबसे Yes, ज्यादा है। sir. अरे यार सबसे Yes, sir. ज्यादा पास है, सबसे ज्यादा क्लोज है, स्ट्रेन पड़ रहा है ना, रिंग के अंदर रिपल्शन सी हो रही है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर लग जाएगा वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा। जैसे ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया, ये 3 पे हो गया, ये 4 पे हो गया। तो आप यार ये देख लो कि अगर आपका ये सब हो गया ना तो आपका जो ऑर्डर है वो उल्टा लग गया बिल्कुल। सही है, तो आपको ये बात क्वेश्चन में पकड़नी पड़ेगी कि साइक्लिक कंपाउंड दे रहा है तो डेफिनेटली आपको वो बताएगा कि आपको पर CH2 ग्रुप के हिसाब से हीट ऑफ कंबशन देखनी है, या फिर वो आपको बताएगा पर मोल के हिसाब से आपको हीट ऑफ कंबशन देखनी है। क्या आपको ये बात क्लियर है? बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको वो बताने वाला है, ये आपको बताने वाला है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ये रहा। ठीक है, देखना, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से रहेंगे, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से है, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके की रिंग है। अच्छा, पर मोल है या पर CH2 ग्रुप है, तो हम देखते हैं एक बार। पर मोल है, उसके लिए क्या ऑर्डर है? इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 डाल देते हैं, और फिर हम देखेंगे पर CH2 ग्रुप का क्या ऑर्डर है। ये हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? हीट ऑफ कंबशन। सही है, तो आपको क्या लगता है कि हम सबसे पहले क्या करें? पहले ये बताओ, सबसे पहले हमको क्या कर लेना चाहिए? कार्बन काउंट कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे 6 Yes, कार्बन है, sir. यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, और यहाँ पे भी 6 कार्बन है। क्या आपको कार्बन बराबर दिखे? पहले तो ये बताओ यार। यस सर। ठीक है, तो अगर आपको कार्बन बराबर दिख जाते हैं तो आपने उसके बाद वाला कौन सा रूल पढ़ा था? हमें क्या चेक करना चाहिए उसके बाद? branches. Yes, ब्रांचिंग चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रांचिंग बेसिकली सबसे कम किधर है? सबसे कम लास्ट में, branches. फोर्थ। फोर्थ Last में one. सबसे कम So है। fourth. उसके बाद 5 कार्बन पे 1 कार्बन लगा दिया यस सर। तो कंसिडरेबली ज्यादा हो गई। उसके बाद 4 कार्बन पे 2 कार्बन डाल दिए तो कंसिडरेबली ज्यादा हो गई। ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, राइट? तो फिर इसका तो ऑर्डर मुझे लगता है शायद आप समझ चुके हो कि 1 सर 2 फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। Third, fourth. यस सर। 1 2 3 4। क्या आप ये बात समझ गए? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, सर अब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बताना होता है या मतलब डिक्रीजिंग से वो कैसे भी इंक्रीजिंग? बता दे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यस। ठीक है, अगर मैं पर CH2 ग्रुप की बात करूं तो क्या करेंगे हम? पर CH2 ग्रुप के अंदर क्या चेक करते हैं? स्ट्रेन The चेक करते हैं। strain. Then तो स्ट्रेन सबसे छोटी रिंग ये रही, फिर ये रही, first, First. second, third, fourth. फिर ये रही, फिर Fourth. ये रही। तो इसका भी ऑर्डर क्या लग गया? Same, yes, sir. ये ऑर्डर लग गया। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? पहले बताओ। यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद आगे बढ़े, क्वेश्चन करें अगला। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, चलो मुझे बताना, ये लो।
बताओ कैसे चेक करोगे? सबसे पहले क्या काउंट करें? कार्बन। इसमें केवल पर मोल ही लेना, ठीक है? इसमें केवल क्या लोगे? पर मोल ही लोगे, ठीक है? एक काम करना, एक और चीज ठीक करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपने कार्बन चेक कर लिए, तो आप एक काम करना, इसको करेक्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ऑर्डर उल्टा बन जाता है, राइट? आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 से ध्यान हटा लो। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो पीछे हमने क्या किया था? अगर हमने पर मोल किया था तो हमने पहले कार्बन चेक किए थे और आंसर दिया था, ठीक है? अगर आपके कार्बन बराबर आते हैं, ठीक है, अगर आपके कार्बन बराबर आते हैं तो फिर हम साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रेन चेक करेंगे, ठीक है? तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या चेक करेंगे बेटा जी? स्ट्रेन ही चेक कर लेना, ठीक है? ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग इस केस के अंदर ना बेसिकली एक ही कार्बन पे लग रही है, तो उस केस की वजह से आपने चेक क्या किया? स्ट्रेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जो ऑर्डर लगेगा फिर वो ये वाला लगेगा। तो आप ये देखो कि आप सबसे पहले क्या चेक कर रहे हो? आप सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक कर रहे हो, ठीक है? ऑब्वियसली उसके बाद हमें ब्रांचिंग चेक करनी थी, बट ब्रांचिंग यहाँ पे क्योंकि ब्रांचिंग एक एक कार्बन पे लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेन के हिसाब से अपना जो है वो आंसर लिख दिया है, ठीक है? इसको मिसलेनियस में डालो, इसको मैं दोबारा से एक बार चेक करूंगा, फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वाला ऑर्डर बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं यार यहाँ पे, तो आप देखो यार ये अतरंगी से लग रहे हैं, राइट? तो आपको ये भी पता है कि यार ये साइक्लिक है। अब आप क्या करोगे ऐसे केस के अंदर? आप सबसे पहले कार्बन ही काउंट कर लो। आपने कार्बन काउंट करने स्टार्ट किए तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 कार्बन एटम्स हैं। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी कितने? 9 है, ठीक है? ऐसे यहाँ पे आप चेक करोगे 6, तो ये रे 7 और ये भी 8, 9। ये बेटा 8 है। 6 तो इस रिंग में और ये 2 ये रे, ठीक है ना? ऐसे 6 ये रे और 3 ये रे, यहाँ पे 9 है। तो आप ये तो देख लो क्लियरली, ये तो बेचारा पीछे ही चला जाएगा। अरे बोलो यार, इसको 1 Yes, sir. 2 3 4 डालोगे तो ये तो गए हो, राइट? और हम चेक क्या कर रहे हैं? केवल पर मोल के हिसाब से चेक कर रहे हैं, राइट? तो ये तो गया पीछे। अगर ये पीछे चला गया तो अब हम क्या करेंगे? तो ये चला गया बिल्कुल ही बैक साइड पे, तो 3 को पीछे लगा दो, राइट? तो इसके अंदर तो आपका कार्बन ही कम है, तो सारा कुछ मामला डाउन ही चला जाएगा, ठीक है? इसके बाद 4 2 और फर्स्ट के अंदर, अब इसके अंदर मुझे लगता है कि हम ब्रांचिंग चेक कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांचिंग चेक भी जो करोगे ना आप, वो थोड़ा सा सेम कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा सिमिलर से हो तो ब्रांचिंग चेक कर लेना। जैसे ये देखो, ये सारे के सारे मुझे लग रहा है कि इनका आंसर जो है मैं ब्रांचिंग से आराम से दे सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 3 है, यहाँ पे 2 कार्बन पे 3 है, और यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन पे 3 बटे हुए हैं। तो ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट भी आपको याद रखना है कि ब्रांचिंग ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है? तो आप इसमें बताओ कि ब्रांचिंग सबसे कम किधर है? ब्रांचिंग सबसे कम है फर्स्ट वाले में। अरे बोलो, फिर सेकंड फर्स्ट वाले में, वाला। और फिर फोर्थ वाले Yes, में, sir. राइट? तो ये जो ऑर्डर लग जाएगा वो आप लोग का हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर लग जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो बताओ भाई, ठीक है? Yes. राइट, यस सर। आगे बढ़ जाएं, ठीक है? सर Yes, हाँ sir. बिल्कुल बोलो। ये वाला फिर से बता दो एक बार। ये वाला दोबारा से बता दे। देख ये इसके अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लियो क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तेरे को पर मोल के हिसाब से पूछ रहा है। पर मोल मतलब पहला केस जो हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, वही आपको काम करना है। कार्बन पहले काउंट कर लिए भव्य, चारों में 9 सॉरी 1 2 और 4 में 9 कार्बन एटम निकले, और थर्ड में 8 कार्बन एटम निकले, ठीक है? ये आपको उलझाने के लिए ऐसा टॉपिक दिया होगा, ठीक है? आपको कंफ्यूज करने के लिए टॉपिक दिया होगा कि एक में कार्बन ही कम होंगे, राइट? तो वो तो लग जाएगा बिल्कुल पीछे। कार्बन कम है, CO2 H2O कम बनेंगे, हीट ऑफ कंबशन कम होगी। क्लियर हुआ भव्य? यस सर। बाकी इन 3 में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का सेकंड पॉइंट, अगर हम पर मोल के हिसाब से कर रहे हैं तो ब्रांचिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कार्बन्स पे डिफरेंट ग्रुप्स जा रहे हैं।
पहले केस में देख, केस नंबर 1 में एक ही कार्बन पे 3 कार्बन बिछे हुए हैं। सेकंड में देख कि 2 डिफरेंट कार्बन पे 3 कार्बन है, और लास्ट केस के अंदर 3 डिफरेंट कार्बन पे 3 है। तो ब्रांचिंग ज्यादा फोर्थ केस में, ब्रांचिंग ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशन है। तो जहां पे ब्रांचिंग कम है वहां हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है। तो कम कहाँ थी? पहले केस में थी। भव्य बता बेटा। हाँ ये सर आ गया, ठीक है। फिर सेकंड वाले में थी, फिर उसमें थी, और फिर उसमें थी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ आगे। ठीक है, मैं सारे टिपिकल एग्जांपल कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आसान वाले तो आप खुद ही लगा लो। आपको मुद्दे की बात बता रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चन आने वाले ना वो एल्कीन से ही आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, और आप स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, बस ये याद रख लेना। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से देखोगे। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ एल्कीन का, ये मोस्ट फेवरेबल चांसेस हैं। ये सब थोड़ा एडवांस में चला जाता है, ये साइक्लिक वाइक्लिक वाला कंसेप्ट थोड़ा एडवांस में चला जाता है, ये सब एडवांस का है। मेंस में जहां तक आपको थोड़ा प्रायोरिटी दी जाती है कि कंसेप्ट वाइज एक अच्छा नॉर्मल सा एक अच्छा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल सा एक अच्छे क्वेश्चन के बीच में आएगा जो आप अभी देख रहे हो, एल्कीन की स्टेबिलिटी। और सर आपने कहा था ये एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे है, तो ये रहा वो क्वेश्चन कि वो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आपको लगेगा भी सही। सबसे पहले आपने देखा आपको 4 एल्कीन दिए हुए हैं, आपने कहा सर एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लो क्योंकि हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। मैंने कहा नहीं, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो कि कार्बन चेक कर लो कि कितने कितने कार्बन आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने चेक किया 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, सर फिर से 4 कार्बन, और सर 1 2 3 4, यहाँ 5 बना दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कार्बन बना दिए, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो आप एक बार काउंट कर लो खुद से, आपको काउंटिंग आ रही है ना कार्बन की, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। तो आप बताओ नंबर sir. 1 पे कौन लग जाएगा? नंबर 1 पे सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन इसकी हो जाएगी। अच्छा 1 2 3 4 डाल देते हैं, 1 2 3 4। अच्छा ये 1 2 3 4 रहने दो, रोमन में डाल देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये स्ट्रक्चर के नाम लिखे हुए हैं, कहीं आप 1 2 3 4 दूसरा ही ना समझ जाओ। ठीक है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन कहाँ रहेगी? फोर्थ में, क्योंकि वहां पे 5 कार्बन है बाकियों के कंपैरिजन में। यस और नो? Yes, sir. पहला रूल, पहली बार पहला रूल जो Yes. पढ़ाया वो पहले ही चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले वाला बाद में करेंगे, राइट? फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब सर आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन है और 4 कार्बन की एल्कीन बनी हुई है, और सर ऊपर से यहाँ पे कोई ब्रांचिंग का कोई समस्या नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप देखो लाइन वाइज चारों दे रखे हैं, बट कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये आपने आड़े टेढ़े बना रखे हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस अटेंड करी हैं तो आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ाई गई थी और वो हाइपर कॉन्जुगेशन से पढ़ाई गई थी। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे देखोगे एल्कीन की स्टेबिलिटी? देखो भैया एक सेकंड देना, हाँ वापिस आ जाओ। देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से सर ने कैसे सिखाया था कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको लगे मिल रहे हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन पहचान लो, उस पे जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं, राइट? यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2, तो मेरे को पता है कॉर्नर पे जो कार्बन होता है उसके साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और आगे बढ़ेंगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अगेन यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ओ माय गॉड, क्या टिपिकल क्वेश्चन बना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं अल्फा हाइड्रोजन कम है, स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले में कम है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी, तो ये पहला लग गया। अब कंपटीशन रह गया सेकंड और थर्ड में। क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने फोर्थ के बाद फर्स्ट क्यों लिखा? पहले तो ये बताओ। यस सर। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अल्फा हाइड्रोजन पहचानने का तरीका है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है उसको काउंट कर लो और लिख लो। पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन उसको नहीं काउंट करना, पड़ोसी पे काउंट करना है। ठीक है, और पड़ोसी के पड़ोसी को भी नहीं काउंट करना, केवल अल्फा होना चाहिए, डबल बॉन्ड कार्बन का पड़ोसी होना चाहिए, राइट? तो यार अब मैं फिर फंस गया, स्ट्रक्चर 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन कम कौन?
एल्कीन की फर्दर स्टेबिलिटी कैसे चेक करी थी आप लोगों ने? ये ग्रुप दो सेम साइड है तो ये कैसा है? सिस ब्यूटोइन है, और ये दो ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो वो कौन सा है? ट्रांस। बताओ ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है या सिस ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस ज्यादा होता है। ट्रांस ज्यादा होता है, क्योंकि दो ग्रुप ऑपोजिट है, एंटी पोजीशन पे है, दूर दूर है, रिपल्शन कम है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगी। इसका मतलब पहले कौन आएगा? इसका मतलब पहले Second 2 वाला। आएगा और फिर थर्ड आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है प्यारा सा जो आपके पेपर में चांसेस ज्यादा हैं कि आपसे वो पूछ ले। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मिसलेनियस रहेगा, ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? मतलब आप पहचान लेते हो एल्केन एल्कीन एल्काइन को कार्बन हाइड्रोजन से? अरे यार कार्बन उतने ही, हाइड्रोजन बढ़ और घट रहे हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड आ रहा होगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वो एल्केन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? बना बना के दिखाऊं? बोलो यार। C2H6, ठीक है, तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, Yes. इसको नंबर 3 डाल देते हैं। अब आप बताओ सर, कार्बन तो यहाँ पे बराबर है और हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो ब्रांचिंग तो तब होती है जब कार्बन के ऊपर कार्बन चढ़ता है। समझ रहे हो ना? ब्रांचिंग कब होती है? कार्बन के ऊपर कार्बन। यार यहाँ तो दो दो ही है, दो का तो कोई मसला ही नहीं है कुछ। यहाँ पे C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है। क्या करें सर, क्या करें? आप मेरे को एक बात बताओ, कंबशन से पैदा क्या करते थे? CO2 और H2O। ये बात मानते हो? अब आप एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि कार्बन बराबर है सर, कार्बन बराबर है, तो आप यार ये देख लो ना कि हाइड्रोजन ज्यादा किधर है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे तो क्या बनेगा ज्यादा? मोर H2O। अरे बोलो यार। यस तो मेरे को बैलेंस करने के लिए CO2 भी CO2 के आगे भी नंबर ज्यादा लग जाएगा। अगर वहां नंबर ज्यादा लग जाएगा स्टोइकियोमेट्री, तो आप डायरेक्टली हाइड्रोजन के बेसिस पे तब देख लेना जब आपके कार्बन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? बोलो यार। Yes sir. ठीक है, जब आपके कार्बन बराबर हो तो आप क्या चेक करोगे? मोर हाइड्रोजन्स। और अगर आपके मोर हाइड्रोजन्स हैं तो फिर उस केस के अंदर भी हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या पैदा होगा? ज्यादा H2O पैदा होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? चलो ये बताना फिर मुझे, आ जाओ। कमाल के क्लास क्वेश्चन कब है। तक है? बस खत्म है बेटा, टाइम हो गया तुम्हारा। बस 1 मिनट दे दो यार, टाइम का पता नहीं लगा आज बिल्कुल। आ जाओ देखो, आ जाओ देखो। मुझे बस ये लास्ट क्वेश्चन बता दो, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप बताओ, कहाँ हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी? सर फर्स्ट। फर्स्ट में ज्यादा क्यों होगी? फर्स्ट में ज्यादा क्यों होगी बेटा? सर ब्रांचिंग क्योंकि ब्रांचिंग कम है। बेटे ब्रांचिंग बराबर है, कार्बन भी बराबर है, ब्रांचिंग भी बराबर है। ये देखो, ये 1 एक ही कार्बन पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ भी एक ही कार्बन पे 2 कार्बन एटम है। यार एक बात बताओ, मैंने आपको अभी भी सिखाया है कि अगर एल्केन है तो हाइड्रोजन ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अरे ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, बना के देख लेना। अरे जब कार्बन बराबर है और ब्रांचिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, ब्रांचिंग भी सेम है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? भव्य तोशान बोलो ना यार। यस सर। Yes sir. तो अगर आपको ब्रांचिंग का कोई केस नजर नहीं आ रहा और केवल कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बराबर नजर आ रहे हैं, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन पे नजर गई और पता लगा कि यार एल्केन में तो हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन ज्यादा होने से क्या प्रोड्यूस ज्यादा होगा? H2O। H2O जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन तो ज्यादा ही है ना यार, फिर CO2 भी तो साथ में ज्यादा ही बन रहा होगा। तो इस तरीके से फिर हम इसका ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये सेम एग्जाम्पल का एक और बढ़िया नमूना था।
ऑल्दो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो एल्कीन से रिलेटेड ज्यादा आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन का टॉपिक हो चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का टॉपिक हो, आप यही सब एल्कीन के अंदर देखा जाता है और ये सब इसी तरीके से चलता है। तो आज आपने देखी है हीट ऑफ कंबशन, तो हीट ऑफ कंबशन आई होप आप लोग सीख चुके होंगे। नोट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना।